अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज हमदम कश्मीरी की गज़ल पर बात करते हैं। हमदम कश्मीरी की गज़ल को शुरू करने से पहले Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की। तो चलिए देखते हैं शेर नंबर 1। इस शेर में शेर नंबर 1 क्या है। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इसकी तशरीह पढ़ते हैं। सबसे पहले ये शेर हमदम कश्मीरी की लिखी हुई गज़ल का मतला है। इस शेर में शायर ने तगय्युर ज़माना को अपना मौजू बनाते हुए फरमाते हैं कि आज मैं बेबस और लाचार हूँ, मेरे सर पर छत के बजाय खुला आसमान है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मेरी हमेशा ऐसी मजबूर हालत नहीं थी। एक वक्त ऐसा था कि मेरा भी इस शहर में एक मकान था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे हर एक चीज़ से महरूम होना पड़ा। इस शेर की थोड़ा हम वजाहत समझने की कोशिश करेंगे। इस शेर में क्या फरमाता है। शेर फरमाता है कि ज़माना जब बदलता है तो किस तरह बदलता है। शायर ने अपनी मिसाल दी हुई है कि एक ज़माना ऐसा था जब शायर के पास हर कोई चीज़ मौजूद थी। शायर के पास घर था, एक आबाद शहर में शायर रहा करता था। लेकिन आज शायर लाचार हुआ है। शायर कहता है कि मैं हमेशा से लाचार नहीं था, मैं हमेशा से बेयारो मददगार नहीं था। कुछ हालात की वजह से मुझे अपना घर, अपनी हर एक चीज़ से महरूम होना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। लेकिन हमेशा से मैं ऐसा नहीं था। अब जाते हैं शेर नंबर 2 पर। शेर नंबर 2 फरमाते हैं, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था ना तुझे ही गुमान था। क्या फरमाता है शायर इस शेर में। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं, ये एक शहर कभी आबाद था, इसकी चमक दमक थी, लेकिन नासाजगार हालत ने इस शहर की रोशनी और खुशहाली को तारीकी में बदल कर दिया। किसी को ये वहम गुमान भी नहीं था कि इस खूबसूरत शहर की ऐसी हालत हो जाएगी, यानी इस पर जालिम और जाहिल हुक्मरान मुसल्लत होंगे। यहाँ हर तरफ वीरानी के दिलसोज मंजर नजर आएंगे। समझते हैं इस शहर में शायर क्या फरमाता है। शायर फरमाता है कि जिस शहर में शायर रहता है, ये एक आबाद शहर हुआ करता था। यहाँ हर तरफ इल्म वाले और अहले दानिश लोग रहा करते थे। चमक दमक से मुराद यहाँ दानिश्वर लोगों की बस्तियाँ आबाद हुआ करती थी। लेकिन जब हालात पलट गए, जब हालात के पलटने की वजह से यहाँ की जो खुशहाली थी वो तारीकी में तब्दील हो गई। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस खुशहाल और इस इल्म वाले शहर पर कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत होगा। इसका किसी को यकीन नहीं था, इसका किसी को गुमान भी नहीं था कि ऐसे शहर पर भी कोई जाहिल हुक्मरान मुसल्लत हो सकता है। ये किसी के जहन में बात नहीं आती थी। लेकिन हालात के पलटने की वजह से, हालात बदलने की वजह से ये भी मुमकिन हुआ। अब जाते हैं शेर नंबर 3 पर। शेर नंबर 3 क्या फरमाता है। शेर नंबर 3 फरमाता है, दुया नहीं गया जो किसी बर्शगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का निशान है। बर्शगाल से मुराद तेज़ बारिश। यहाँ पर लिखा है ना बर्शगाल, बर्शगाल से मुराद तेज़ बारिश, तेज़ बारिश। तशरीह पढ़ते हैं। इस शेर में शायर ने अपनी सरजमीन पर होने वाले कत्ल व गारत की तरफ इशारा किया है। वो फरमाते हैं कि मेरी इस खूबसूरत ज़मीन पर कत्ल गारत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से बेगुनाहों के खून के निशानात इस ज़मीन पर ऐसे पड़े हैं जिनको किसी तेज़ बारिश या तूफ़ान से साफ नहीं किया जा सकता। कोई भी मरहम इन ज़ख्मों को ठीक नहीं कर सकता है। शायर फरमाता है इस शेर में कि मेरी सरजमीन पर इतना कत्ल आम हुआ है, इस तरह कत्ल गारत हुई है, इस तरह नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, इस ज़मीन पर इतना खून बहाया गया है कि जिन लोगों ने इस वतन पर अपना खून दिया है, जो लोग शहीद हुए हैं इस वतन पर, और उनका खून और उनके खून के निशानात इस ज़मीन पर मौजूद हैं और उनकी कुर्बानियाँ हमें हमेशा हमेशा याद रहेंगी। और ये कोई ऐसा खून नहीं है जो किसी तेज़ बारिश से साफ़ किया जा सकता है, जो किसी तेज़ बारिश से धोया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इस खून के निशानात यानी ये कुर्बानियाँ हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। जो कत्ल गारत का माहौल यहाँ पैदा किया गया, ये कत्ल गारत का माहौल कभी बुलाया नहीं जा सकता है, कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये
इस खून के निशानात हमेशा के लिए कायम रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं शायर नंबर 4 पर। इस शायर में क्या फरमाता है, पहले शायर दिखते हैं। शायर कहते हैं, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब आज़ान था। तशरीह देखते हैं सबसे पहले। ये शायर हमदम कश्मीरी की लिखी हुई गज़ल का मक्ता है। इस शायर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए हमदम, जब से मैंने खामोशी इख्तियार की है तब से एक अरसा दराज गुजर गया। हमेशा ऐसी हालत नहीं थी, एक वक्त था जब मैं इस खामोशी के शहर में सच्चाई का पैगाम लोगों को सुनाता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि मुझे खामोश रहना ही पड़ा। हमदम कश्मीरी गज़ल के मतलब में क्या फरमाते हैं समझते हैं। हमदम कश्मीरी फरमाते हैं खुद से कि एक वक्त था जब हमदम कश्मीरी लोगों को सच्चाई का पैगाम देता था, बार बार अवेयर करता था, लोगों को बाखबर करता रहता था, लोगों को हालात से किस किस तरह के हालात हैं लोगों को मतला करता था हमदम कश्मीरी। कहते हैं तब एक अरसा हो गया, तब से एक ज़माना गुजर गया जब मैं ऐसा काम करता था। आज हमदम कश्मीरी खामोश हैं। खामोश क्यों हैं? क्योंकि हमदम कश्मीरी को खामोश रखा गया, इसे खामोश रहने के लिए कहा गया। ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमदम कश्मीरी जो मुअज्जिन का काम करता था, यहाँ मुअज्जिन से मुराद नहीं अजान देना, यहाँ मुअज्जिन से मुराद लोगों को पैगाम देना, लोगों को बाखबर करना, लोगों को मतला करना, इन्फॉर्म करना लोगों को कि किस तरह के हालात हैं, लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसा काम हमदम कश्मीरी करता था, लेकिन हालात बदलने की वजह से हमदम कश्मीरी को खामोश रहने पर मजबूर किया गया। एक अरसे दराज से हमदम कश्मीरी अब खामोशी है। आज ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान नुमा शहर बन चुका है। गज़ल नंबर 2 पर चलते हैं। शायर क्या फरमाता है, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था। पहले तशरीह देखते हैं। ये शायर हमारी निसाब में शामिल मौजूद हमदम कश्मीरी की गज़ल का मतलब है। इस शायर में शायर ज़िंदगी की उदासी और वीरानी का जिक्र करते हुए फरमाते कि मेरी ज़िंदगी में कोई दिलचस्प मौसम मौजूद नहीं था, मेरी आंखों के सामने कोई दिलकश मंजर नहीं था। खुशियों और उमंगों से महरूम ज़िंदगी की वीरानी को मुनफरिद अंदाज में बयान किया है। समझने की कोशिश करते हैं हमदम कश्मीरी गज़ल नंबर 2 के मतलब में क्या फरमाते हैं। मतलब हम पहले शायर को कहते हैं, हमदम कश्मीरी ज़िंदगी की उदासी बयान करता है, मायूसी बयान करता है। कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहे, उदास रहे और मायूस रहे, इसलिए उन्हें ज़िंदगी में कोई दिलचस्प मौसम देखने को नहीं मिला, खूबसूरत मंजर उनकी आंखों से कभी गुजरा ही नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मायूसी और नाकामियों का सामना किया है। और यही बात हमदम कश्मीरी इस शायर में फरमाता है कि मेरी आंखों ने कोई खूबसूरत मंजर नहीं देखा, मेरी आंखें हमेशा परेशानियों से गुजरी हैं, मुसीबतों से गुजरी हैं, उन्हीं चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा पूरी ज़िंदगी, और मैं हमेशा खुशियों और उमंगों से महरूम रहा, मेरी ज़िंदगी हमेशा वीरान और उदास रही। चलते हैं शायर नंबर 2 पर। मेरी दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि मेरे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी परछाइयाँ थी जो खौफ ज़दा थी, जिनको देखकर खौफ महसूस होता था। मैं उन्हें दूर भगाना चाहता था, लेकिन मेरे पास उन परछाइयों का मुकाबला करने के लिए सामान मौजूद नहीं था। शायर ने इंसान की बेबसी का इजहार बड़े दिलकश अंदाज में किया है कि खौफ और ख़तरे के आलम में इंसान बेबस है और इससे छुटकारा पाने के लिए इसके पास कोई तदबीर नहीं है। दरअसल शायर इसमें क्या फरमाना चाहता है? शायर इसमें फरमाना चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था वो खौफ व हिरास का माहौल था, हर तरफ खौफ था, दहशत और वहशत थी। शायर इस दहशत और वहशत अपने आप को बचाना तो चाहता था, लेकिन शायर के पास कोई हथियार, कोई सामान मौजूद नहीं होता है। दरअसल इसमें शायर इंसान की बेबसी का इजहार करता है कि इंसान बेबसी के आलम में, खतरे के आलम में इंसान बेबस होता है, इंसान के पास कोई तदबीर मौजूद नहीं होती है कि इंसान अपने आप को कैसे बचाए, बेबसी के आलम में इंसान अपने आप को कैसे बचाए। शायर इस शायर में यही फरमाना चाहता है। चलते हैं शायर नंबर 3 पर। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, लमस कैसा था अगर पैकर न था। इस शायर में हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि जिस तरह ख्वाब में कोई चीज़ असली और हकीकी लगती है मगर हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं होता है, इसी तरह अब मेरी हकीकी ज़िंदगी ख्वाब सी लगने लगी है और मुझे लगने लगा है कि कोई तो है जो मेरे दुखों का मदावा करेगा,
لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک وجود نہیں، ایک خواب کی طرح۔ اس شعر میں شاعر ہمدم کشمیری کیا فرماتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان خواب میں کوئی صورت دیکھتا ہے اور وہ خواب اسے حقیقت میں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے ویسی کوئی صورت حقیقت میں موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اس کی حقیقی زندگی میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ شاعر کیا فرماتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے دکھوں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کی مصیبتوں میں کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ شاعر خود فرماتا ہے لیکن یہ ایک خواب کی طرح ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ شاعر کی کوئی مدد کرے گا۔ یعنی فرماتا ہے کہ جب انسان خواب میں کوئی صورت دیکھتا ہے اسے خواب میں لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو حقیقت میں ایسی کوئی صورت دنیا میں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کی زندگی کی حالت ہو چکی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی حقیقی زندگی اب خواب میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کے دکھوں میں، اس کی پریشانیوں میں کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ خواب کی سی حالت ہو گئی ہے۔ شاعر جیسے لگتا ہے شاعر کو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا ہے۔ جاتے ہیں شعر نمبر 4 پر۔ شعر ہے چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ غزل تشریح پڑھتے ہیں۔ غزل کے اس شعر میں ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب شہر میں امن کی بہاریں چاروں طرف تھی اور لوگ خوشی کے ساتھ نیا چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھتے تھے، مگر اب شہر کے حالات ابتر ہو گئے ہیں، ہر دل دکھی ہے، اب کوئی بھی نئے چاند کا لطف و مزہ اٹھانے کے لیے چھتوں پر نہیں چڑھتا ہے۔ شاعر کیا فرماتا ہے کہ جب ہمارے وطن کے حالات بہت اچھے تھے، جب یہاں ہر طرف امن اور خوشحالی تھی، تب لوگ 14ویں کا چاند کا نظارہ دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھتے تھے، لیکن اب ہمارے شہر کے حالات ابتر ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، خوف اور وحشت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے چاروں طرف۔ اب ہر انسان کا دل دکھی ہے، ہر انسان اداس اور مایوس ہے، اس لیے اب جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، 14ویں کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ اب چھتوں پر نہیں چڑھتے ہیں، اب وہ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں۔ اب جاتے ہیں آخری شعر پر۔ ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ تشریح میں کیا فرماتا ہے شاعر؟ یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے، مقطع غزل کے آخری شعر کو فرماتے ہیں، مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میرے وطن عزیز کی حالت آج نہایت خراب ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے اکثر میرے گھر میں درد کرب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر کے در پر ہی کسی ستم زدہ کی آواز ہے، مگر یہ سب کچھ باہر شہر میں ظلم و زیادتوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا فرمانا چاہتا ہے، تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزل کا مقطع ہے، شاعر اس میں اپنے آپ سے ہمدم کشمیری سے شاعر اس میں خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے وطن کی حالت آج نہایت خراب ہے اور لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے لوگوں کو جب ڈرایا جاتا ہے، لوگوں پر جب ظلم کیا جاتا ہے، ہر طرف جب ظلم و زیادتیاں بڑھتی جاتی ہیں اور شاعر کے گھر میں چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہوتی ہیں، شاعر جب اپنے دروازے پر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں کس کی ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، دراصل بات کیا ہے؟ دراصل یہاں کے لوگوں کو ڈرایا گیا، یہاں کے لوگوں کو دمگایا گیا، دراصل شاعر کا ضمیر ڈرایا گیا، اس لیے شاعر کے گھر میں ڈراؤنی سی اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں نکلتی ہیں اور شاعر کے گھر میں ایسی کوئی حالت نہیں ہوتی ہے، شاعر کے گھر میں کوئی چلاتا نہیں ہے۔ دراصل شہر سے باہر جو ظلم و زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے شاعر کو چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوا؟ اس طرح سے ہماری یہ غزل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے صرف ایک ہی غزل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے۔ دیجیے آج کی ویڈیو میں اپنی میزبان کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔